Hello everyone. E-Learning Era by Sonia Paruthi is here with the explanation of the chapter Constitution. Here we will be discussing about what is Constitution, constitutional framework. See, what is Constitution? It is a legal document which enjoys special legal sanctity, which means it enjoys special sensation law. Constitution एक legal document है जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, लॉज के बारे में लिखा होता है. सेंक्सिटी का मतलब होता है पवित्रता. इट कंटेन्स द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. उनके प्रिंसिपल्स और फंक्शंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में होता है. ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक्स 3 functions, that is law making, law implementation and law adjudication. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है परिपालन करना. ठीक है. एंड एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्यायिक निर्णय लेना किसी चीज़ का. दीज फंक्शंस परफॉर्म बाय 3 different organs of government. जो लॉ मेकिंग का काम होता है वो लेजिस्लेचर करता है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव करता है और लॉ एडजुडिकेशन का काम जुडिशरी करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइडियल्स होते हैं और एस्पिरेशंस होती हैं. आइडियल्स मीन्स गोल्स दैट आर अचीव्ड बाय पीपल, वो गोल्स जो कि लोग अचीव करते हैं. एंड एस्पिरेंट्स क्या होता है? एस्पिरेंट्स गोल्स दैट आर नॉट अचीव्ड बाय द पीपल, जो कि वो गोल्स जो पीपल अचीव नहीं कर पाते हैं उसको एस्पिरेंट्स बोलते हैं. देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ना 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. एक तो होता है फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स एंड दूसरा होता है गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स. फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में. और जो गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में. लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसका फ्रेमवर्क पढ़ते हैं. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय M.N. राव. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाने के लिए, ये आइडिया सबसे पहले M.N. राव ने ही दिया था. इन 1935 INC ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 1935 में जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लाओ. डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर 1940. 1940 में ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था. इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद ड्राफ्ट proposal on framing of constitution known as Cripps Mission Plan, but proposal was rejected by Muslim League. 1942 में जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो इंडिया आए थे प्रपोज़ल लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और उसको क्रिप्स मिशन प्लान बोलते हैं. बट जो ये प्रपोज़ल था वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था. फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया विच मोर और लेस सेटिस्फाइड मुस्लिम लीग. फाइनली फिर क्या हुआ था कि एक कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा गया था, जो कि मुस्लिम लीग ने भी उसको एक्सेप्ट कर ही लिया था. दे वर सेटिस्फाइड विद दैट. कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अब कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कंपोज किया गया था. द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन जुलाई 1946. ये जो इलेक्शंस थे ये जुलाई में हुए थे 1946 में. The members were indirectly elected by the members of provincial assemblies. Indirectly elect किया था इन members को provincial assemblies के members ने. ठीक है. It was constituted in November 1946. 1946 में इस assembly का constitute हुआ था under the scheme formulated by cabinet mission plan. cabinet mission plan के अंडर में जो scheme formulate की गई थी उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट सेशन ऑफ असेंबली टुक प्लेस ऑन December 9, 1946. इसका सबसे पहला सेशन December 9 में हुआ था 1946 में. प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस सेशन एंड डिमांडेड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान. बट जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मांगी पाकिस्तान के लिए.
मुस्लिम्स के लिए। ऑन 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद and H.C. Mukherjee were elected as President and Vice President of Assembly on 11 दिसंबर 1946। इस डेट को राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी को एज अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट एंड H.C. मुखर्जी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। B.N. Rao was appointed as legal or constitutional advisor to the Constituent Assembly। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो B.N. राव हैं उनको लीगल एडवाइज़र बनाया गया था, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बोलते हैं। द असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड 22 कमिटीज़ टू गिव इनपुट ऑन वेरियस आस्पेक्ट। 22 कमिटीज़ थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सम इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड देयर चेयरमैन आर, रूल्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टेट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल एंड स्टेट कमेटी के पंडित नेहरू ही थे। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इट वॉज डिसाइडेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल एक्ट एज पार्लियामेंट ऑफ कंट्री टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये डिसाइड किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक कंट्री का पार्लियामेंट की तरह ही एक्ट करेगी। अब पढ़ते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था। जनवरी 26 was chosen because it was on this day in 1930 पूर्ण स्वराज was demanded by INC in its लाहौर सेशन। यही डेट क्यों रखी गई? क्योंकि इस टाइम पे ही 1930 में जो लाहौर सेशन हुआ था, INC ने डिमांड किया था उस सेशन में कि पूर्ण स्वराज मिल जाए उनको। लेट अस अंडरस्टैंड सम सिम्बल्स। ये आर्टिकल्स के सिम्बल्स होते हैं, ऐसे लिखा होता है तो पढ़ लो एक बार। 21, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 21 तो इसका मतलब होता है फुल फेज आर्टिकल रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। 21 और 1 फिर ब्रैकेट में है तो इसका मीन्स है फर्स्ट क्लोज ऑफ 21st आर्टिकल। ओके, और अगर लिखा है 21 फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 है, फिर ए भी है ब्रैकेट में, तो ये इसका मतलब होता है ए पार्ट ऑफ फर्स्ट क्लोज ऑफ 21st आर्टिकल। एंड 21 के बाद ब्रैकेट में ए है तो इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ 21st आर्टिकल। एंड 21 के बाद कैपिटल में ए है ब्रैकेट में तो इट मीन्स इट इज़ अ सेपरेट आर्टिकल हैविंग नो रिलेशन विद 21st आर्टिकल। लेट्स स्टडी द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ये है कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सब कुछ जितना भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो प्रोविज़न है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ विच हैव बीन कोडिफाइड, जिसको कोडिफाइड कर लिया गया। कोडिफिकेशन मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन दैट द प्रोविजन हैव नॉट बीन रिटन डाउन बट दे आर नॉट सिस्टमैटिकली अरेंज्ड और दे आर नॉट कोडिफाइड। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि उसको उसके बारे में लिखा नहीं गया है। इसका मीन्स ये है कि वो एक सिस्टमैटिकली वे में नहीं लिखा गया है, सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया गया है, ना ही उसको कोडिफाई किया गया, पर लिखा गया होता है। सेकेंड इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक कंट्रीज से कुछ ना कुछ लिया गया है, उसी को मिलाकर बना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इससे क्या लिया गया है? फीचर्स बोरोड आर फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम के बारे में लिया है यहाँ से। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब चीज़ें हमने कहाँ से लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। सेकेंड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म।
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges and post of vice president. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, देखो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, vesting of residuary powers in the center and advisory jurisdiction of the Supreme Court. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? concurrent list, freedom of trade, commerce and intercourse and joint sitting of the two houses of parliament. Weimar constitution of Germany से क्या लिया है? suspension of fundamental rights during emergency. Soviet constitution, that is USSR now or Russia. Fundamental duties and ideal of justice, that is social, economic and political in the preamble, वो हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, दैट इज़ रशिया से लिया है. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द preamble. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किए ये सारे सोर्सेज थे जो कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लिए. इन थर्ड फीचर देखो, इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम. हमारा जो इंडिया है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और एक हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है. हेड ऑफ़ द स्टेट मीन्स प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोलते हैं. और प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड दैट इज़ द रियल हेड. ओके, लेट्स सी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. फ्यूजन कैसे होता है इसका? इलेक्टोरेट, फिर लेजिस्लेटिव एंड देन एग्जीक्यूटिव होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ़ द स्टेट है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो दोनों ही सेम होते हैं. हियर द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव. हियर द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट. इलेक्टोरेट इलेक्ट करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को. अमेरिका में ऐसा ही है, इलेक्टोरेट ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है. अब देखो फोर्थ फीचर क्या है? इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विथ फ्यू रिजिड प्रोविजंस. कुछ रिजिड प्रोविजंस हैं एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का. बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल और रिजिड. फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ विच कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव. जहाँ पे अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है वो सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पास होता है, जैसे कि चाइना, यूके एट्सेट्रा. ठीक है. और रिजिड मीन्स रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन दैट द प्रोविजन कैन नॉट बी अमेंडेड बट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन विच रिक्वायर्स द कॉपरेशन ऑफ द स्टेट एज वेल. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि हम उस प्रोविज़न को अमेंड नहीं कर सकते, बट जो उसका अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होता है, उसका कॉपरेशन भी चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजिड वन. आफ्टर द यूएस कांग्रेस passes a constitution amendment bill, it has to be rectified by 3/4 of the state legislative. इसका मतलब क्या है कि देखो अगर कोई यूएस जो कांग्रेस है अगर वो कोई अमेंडमेंट बिल पास करती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसका 3/4 पार्ट जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव करती है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इन केस ऑफ इंडिया द रिजिड प्रोविजन आर दोज वन which after being amendment by the parliament require the rectification by at least the 50% of the state legislature. इंडिया में क्या होता है कि जो रिजिड प्रोविज़न होता है वो अमेंडमेंट बिल पास करने के बाद रेक्टिफिकेशन के उसका 50% ही स्टेट लेजिस्लेचर करती है. ठीक है. द रिजिड प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 54 and 55 dealing with election of president,
Article 73, the extent of union executive power. Article 162, the extent of state executive power. Provisions related to the union and state judiciary, that is Supreme Court and High Court, and the provision related to the High Court for the union territories. Rajasthan is the first state who rectified and approved that. ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये रिजिड प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. राजस्थान जो है वो पहला स्टेट है जिसने रेक्टिफाई किया था और अप्रूव भी हुआ. चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 11 डीलिंग विद द सेंटर स्टेट रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, एनी लिस्ट अंडर शेड्यूल 7, आर्टिकल 368 विच डील्स विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारे रिजिड प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. अब देखो फिफ्थ फीचर, इट इज़ अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स. एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रल की अलग है एंड स्टेट की अलग है. इन अ यूनिटरी सिस्टम देयर इज़ ओनली गवर्नमेंट, that is central government, and there is a centralization of power. Here there can be a delegation of power. जो यूनिटरी सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि उसमें एक ही पावर होती है दैट, और वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की. सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, ठीक है. ऑन द अदर हैंड इन फेडरल सिस्टम देयर इज़ अ डुअल गवर्नमेंट, द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. देयर इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो जो दूसरी तरफ जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसमें डुअल गवर्नमेंट होती है. एक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं. यूनिटरी सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हैं, चाइना, यूके, फ्रांस, श्रीलंका. एंड फेडरल सिस्टम के यूएसए, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एक्सेट्रा. देयर इज़ अ डिबेट रिगार्डिंग इंडिया. ड्राफ्टिंग कमेटी कहती है कि फेडरल है एंड प्रोफेसर केसी वेयरएस वो कहते हैं क्वासी फेडरल है. फीचर्स ऑफ ट्रू फेडरेशन क्या होता है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पावर्स डिवाइडेड होती हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव होता है एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है. India fulfills all the features of true federation. It has a written constitution which is supreme. The provisions regarding the central legislative are rigid in nature. मतलब जो इंडिया है वो ट्रू फेडरेशन के सारे फीचर्स को फुलफ़िल करती है. उसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सुप्रीम भी है, जो प्रोविजंस हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव के रिगार्डिंग वो भी रिजिड ही हैं. देयर इज़ अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ थ्री लिस्ट के फॉर्म में जो पावर है वो भी डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में. देयर इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेटिव भी है, लोकसभा एंड राज्यसभा, जहाँ पे जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करती है पॉपुलर वेल्थ को, मतलब पीपल को, एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट को. द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी ऑफ डिस्प्यूट दैट मे अराइज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट एंड देमसेल्व्स. एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर भी है जो कि सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है. बट इंडिया हैव सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी हैं इस जो कि हैं. इट हैज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन विद सिंगल सिटीजनशिप. ये एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का ही रोल है. जैसे हम इंडियन हैं तो हम इंडिया की ही सिटीजनशिप है हमारे पास. जैसे जो यूएसए होता है वहाँ पे उनके पास एक कंट्री की भी सिटीजनशिप होती है और वो जहाँ पे रहते हैं उसकी भी सिटीजनशिप होती है स्टेट वाली. Article 3 of Constitution authorities the Parliament to alter the area or boundary of the state, that is the Parliament can create a new state out of its existing state. हमारे पास जो आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पार्लियामेंट है हम उसमें अपनी एक न्यू स्टेट को भी अराइज कर सकते हैं, एक नया स्टेट भी बनाया जा सकता है, एक बाउंड्री को इंक्रीज भी किया जा सकता है. During national emergency, the division of power between the center state is suspended and the constitution act as unitary constitution. Emergency में क्या होता है, जो सेंटर और स्टेट की जो पावर होती है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिटरी सिस्टम की तरह काम करता है.
The legislative powers between the center and the state have been divided in the form of 3 lists given under Schedule 7 of the Constitution. हमारा जो legislative power है उसको 3 लिस्ट के फॉर्म में डिवाइड किया गया है जो कि गिवन है Schedule 7 में. Let's discuss about those 3 lists. सबसे पहली है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट कंटेन्स those subjects on which the central legislative and the government has exclusive jurisdiction to make laws. यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट के पास स्पेशल जुरिस्डिक्शन होता है लॉज बनाने का. सेकेंड स्टेट लिस्ट है. स्टेट लिस्ट कंटेन्स those subjects on which the state enjoy legislative jurisdiction under normal conditions. स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें कि जो स्टेट है वो इन्जॉय करता है लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन को नॉर्मल कंडीशंस के अंडर में. लिस्ट थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स दो सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉज. कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पे. और रेस्ट इज रेसिड्यूरल लिस्ट जिसमें कि पावर लाइज विद इन सेंटर. नेक्स्ट फीचर्स क्या है. द ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज दैट इज IAS, IPS, IFOs आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर बट दे सर्व अंडर द स्टेट. इसमें क्या है, ये जो ऑफिसर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के IAS, IPS वाले, इनको सेंटर अपॉइंट करता है बट जो वर्क करते हैं वो स्टेट के उसमें करते हैं. द गवर्नर हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का और उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंटर अपॉइंट करती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग. स्टे सेफ.